यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। एंड आज के सेशन में हम लोग 500 सीरीज पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 आपको मिल चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इस सीरीज का पार्ट 1 भी देख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर पार्ट 2 स्टार्ट करें, जैसे कि प्रीवियस सेशन में 15 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो अगेन आगे से क्वेश्चन नंबर 16 यानी क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ब्लैंक बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी हुई है। तो कौन सी प्रकार की बुद्धिमत्ता या कौन से प्रकार का इंटेलिजेंस हमारा तीव्रतर विकास से जुड़ा हुआ रहता है? तो वो होता है उच्च लेवल का। कोई बुद्धि नहीं जैसा कोई शब्द नहीं है। ठीक है, तो नो इंटेलिजेंस हम लोग हटा देंगे। मध्यम बुद्धि की हमने बात बिल्कुल नहीं करी। और स्लोवर के अंदर तीव्रतर विकास कैसे हो सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हायर बुद्धिमत्ता जो है तीव्रतर विकास से यहाँ पर जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं और यही आपका होमवर्क भी था। एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को ब्लैंक विधि को मापने के रूप में किया जाता है। समाजमिति यानी कि सोशियोमेट्रिक एनालिसिस की यहाँ पर बात हो रही है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि सोशियोमेट्रिक होता क्या है। देखो, समाजमिति विधि जो होती है एक प्रकार की वस्तुनिष्ठ विधि होती है। ये आप यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे हो और आंसर भी यही होगा। और आप सभी ने सही आंसर किया था क्योंकि कल के सेशन का ये हमारा होमवर्क था। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया है? बेसिक सा पूछा गया है कि किस प्रकार की मेथड है, किस चीज को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव विधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? सोशियोमेट्रिक का। और आपको पता है प्रीवियस 6 PM वाले सेशन में भी हमने 3 प्रकार की विधियां देखी थी कि व्यक्तित्व को मापने की 3 प्रकार की विधियां हो सकती है, जिसमें एक हमारी आती सब्जेक्टिव, एक आती है ऑब्जेक्टिव और तीसरी आती है हमारी प्रोजेक्टिव। ठीक है, अभी हमसे क्या पूछा गया है? समाजमिति। तो समाजमिति में क्या होता है? यहाँ पर कुछ सोशल ग्रुप बना दिए जाते हैं क्योंकि हमें क्या करना है? व्यक्ति का व्यक्तित्व चेक करना है, उसकी पर्सनालिटी को चेक करना है। तो आप चेक कैसे करोगे? चेक ऐसे करो कि आप 4 से 5 लोगों के ग्रुप बना दो। ठीक है, और उन व्यक्तियों को चेक करो। मान लो आपको चेक करना है 5 व्यक्तियों का बिहेवियर, तो आप 5 लोगों का एक ग्रुप बना दो। ये हमारे सामने 5 लोग हो गए। अब ये 5 लोग आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोगों का ग्रुप बना दो। ठीक है, अब आप इनको क्या करो? ऑब्जर्व करो, क्योंकि आप एक साइकोलॉजिस्ट है। अब आप इन पांचों लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लो 5 में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जिनको इस ग्रुप में रहना पसंद नहीं आ रहा है। वो इस ग्रुप को लेफ्ट करके इस ग्रुप में चला गया। इस ग्रुप में ऑलरेडी 6 से 7 लोग थे। उसे यहाँ पर भी इन लोगों के साथ रहना पसंद नहीं आया। फिर वो अगले ग्रुप के अंदर जाकर मूव कर जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का बिहेवियर सोशियोमेट्रिक यानी कि समाजमिति विधि जो है इसके माध्यम से बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है। तो ये सोशियोमेट्रिक एनालिसिस होता है। इसी प्रकार से हमारा सब्जेक्टिव भी होता है। सब्जेक्टिव में हम एक व्यक्ति के बारे में उसका पूरा वृतांत जान सकते हैं। उसको बोल सकते हैं कि अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी अपने बारे में कुछ बताइए, या फिर किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी टॉपिक देकर, कोई भी पॉइंट देकर उससे पूछ सकते हैं कि आप इस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं। तो वो सब्जेक्टिव होती है। वो मेथड क्या कहलाएगी? वो हमारी सब्जेक्टिव कहलाएगी, जो हमारी डिपेंड हो सकती है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या उसकी खुद की कहानी के ऊपर। तो वो सब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव में हमने एक देख लिया समाजमिति विश्लेषण होता है। ऐसी हमारी रेटिंग स्केल होती है। ठीक है, रेटिंग स्केल जहाँ पर बच्चों को रेट किया जाता है, चेक लिस्ट होती है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव मेथड्स होती है। ठीक है, और एक होती है हमारी प्रक्षेपी विधि, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टिव। आप ध्यान रखिए इसे प्रोजेक्ट मेथड आंसर ना करके आ जाए, क्योंकि कंफ्यूजन अब मैं कल इस वाली क्लास में ही था कि प्रोजेक्टिव होता है या फिर प्रोजेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टिव प्रक्षेपी जो विधि है ये भी हमारे व्यक्तित्व को मापने की ही होती है। अब इसके अंदर क्या किया जाता है? प्रोजेक्टिव विधि के अंदर क्या होता है ये समझ लो। यहाँ पर कोई भी आपके ऊपर कोई भी केस अप्लाई करके आपको सिचुएशन में डालकर आपसे उसका रिजल्ट जानने की कोशिश की जाती है। यदि आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते, मतलब एक सिचुएशन के अंदर आपको डालने की कोशिश की जाती है। तो ये मेथड हमारी कौन सी कहलाएगी? प्रोजेक्टिव मेथड कहलाएगी। अब इसके कितने टाइप होते हैं, क्या प्रकार होते हैं, उनको कभी हम लोग एक जब थ्योरी सेशन करेंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी सीधा सा क्वेश्चन था कि समाजमिति विश्लेषण किसकी विधि होती है? तो हमारी ऑब्जेक्टिव मेथड की विधि होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विलियमसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन निर्देशन परामर्श का एक लाभ हो सकता है? भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक विकास पर जोर दिया जाता है। दूसरा है कुशल और आश्वस्त होने के लिए परामर्श लेने वाले का मार्गदर्शन नहीं करता है। तीसरा है परामर्श लेने वालों को निर्भर बनाता है। या फिर पहल को दबाने की, यहाँ पर कोई भी इनिशिएटिव कर रहा है किसी भी कार्य को शुरू करने का, तो उसको दबाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है।
तो क्या आंसर आपको लग रहा है कि हाँ, ये आंसर यहाँ पर ठीक बैठ रहा है या फिर ये आंसर यहाँ पर सही हो सकता है? तो कौन सा निर्देशन और परामर्श का लाभ है? तो यहाँ पर भावनात्मक पहलू के बजाय एक बौद्धिक विकास, एक जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसके ऊपर यहाँ पर जोर दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है अकॉर्डिंग टू विलियमसन, निर्देशन और परामर्श का, यानी कि काउंसलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर ये हो सकता है। ठीक है, आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करें, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑर्थेटिक उपकरणों को मुख्य रूप से के लिए डिजाइन किया जाता है। जो ऑर्थेटिक उपकरण हम लोग अपनी लाइफ में भी देखते हैं, तो इनका उपयोग कहाँ होता है? नन ऑफ दिस सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने रखा गया है। दूसरा, शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए। तीसरा, शरीर के हिस्सों की मरम्मत करने के लिए। या फिर न होने वाले अंगों की जगह, मतलब कोई अंग प्रेजेंट नहीं है, मतलब हाथ पूरा नहीं है, तो वहां पर हमने ऑर्थेटिक उपकरण लगा दिए हैं। ठीक है, मतलब ह्यूमन बॉडी से समझ में आ गया आपको, बॉडी से रिलेटेड है। तो ये शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए हम लोग यहाँ पर सपोर्ट अ बॉडी पार्ट ऑर्थेटिक उपकरण लगाते हैं। अब आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति नहीं चल पा रहा है तो उसके पैर में रोड बिठा दी जाती है जिसके माध्यम से वो अच्छे से चल पाता है। तो ये सारे किस उपकरण के किस कैटेगरी के अंदर डाले जाते हैं? ऑर्थेटिक उपकरणों की कैटेगरी के अंदर इनको डाला जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन या फिर किस प्रकार का ओरिएंटेशन कोहेलबर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण में आता है? अब आपको पता है यहाँ पर 3 लेवल है और 6 स्टेजेस हमारी होती है। ठीक है, अब आपको बताना है कि यहाँ पर पूर्व पारंपरिक है, पारंपरिक होता है, और पश्चिम उत्तर पारंपरिक होता है। तो हमसे बीच वाला पूछा है, यानी कि लेवल 2 की बात हो रही है। पारंपरिक नैतिकता यानी कि कन्वेंशनल मोरालिटी के अंदर कौन सी स्टेज आती है? दंड और आज्ञा की अवस्था, या फिर सामाजिक सहानुभूति और विवेक, सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता, या फिर सहायक उद्देश्य और विनिमय। तो आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि सेकंड लेवल में तो सामाजिक सहानुभूति और विवेक की ही हम लोग बात करेंगे, बाकी सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता सबसे लास्ट में आ जाती है। सहायक उद्देश्य और विनिमय नहीं होगा, और ये सबसे पहली वाली होती है, सबसे पहला जो स्टेज आता है दंड और आज्ञा वाली। आप चाहे तो इसको पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। 3 लेवल होते हैं हमारे, प्री कन्वेंशनल होता है, फिर कन्वेंशनल होता है, पोस्ट कन्वेंशनल होता है। ये शुरू से हमारा 6 तक चलता है, ये 7 to 11 तक चलता है, और ये 11 प्लस पर चलता है। सबसे पहला जो होता है ऑर्डर एंड पनिशमेंट वाला होता है। ठीक है, फिर ये हमारा नेवी वाला हो जाएगा, मतलब बच्चा जो यहाँ पर रिवॉर्ड्स वगैरह का लालच करता है कि उसे कुछ पुरस्कार वगैरह दिया जाए। ठीक है, फिर तीसरी स्टेप या फिर लेवल 2 का जो पहला स्टेप होता है वो होता है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। फिर कंफर्ट टू अवॉइड सेंसरी बाय अथॉरिटीज़, यहाँ पर बच्चा क्या करता है, समाज के साथ थोड़ा जुड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर कन्फर्म टू मेंटेन कम्युनिटीज़, यहाँ पर समाज के नियमों को बोल सकते हैं कि अपने आइडिया समाज के सामने रखने की कोशिश करता है कि वो किसी भी चीज़ को लेकर क्या सोचता है। यहाँ पर तो वो समाज के नियमों को मानेगा, लेकिन यहाँ पर आकर क्या करेगा, 5th स्टेज में आकर समाज के नियमों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करता है। और जो लास्ट हमारी 6th स्टेप आ जाती है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर यहाँ पर उसके अंदर एक विवेकता या फिर एक मानवीयता के गुण यहाँ पर आ जाते हैं। यदि आप चाहते हैं तो हम लोग इसको एक बार पूरा हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ताकि एक टॉपिक हमारा रिवीजन हो जाए इसका। सबसे पहला कौन सा होता है अकॉर्डिंग टू कोहेलबर्ग? सबसे पहले होती है हमारी आज्ञा और दंड की अवस्था। ठीक है, फिर हमारा दूसरा, सिर्फ डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर स्टेजेस की बात कर लेते हैं। दूसरा कौन सा होता है? अहंकार की अवस्था होती है, ईगोसेंट्रिज्म वाली स्टेज होती है। तीसरी अवस्था की यदि हम लोग बात करें तो तीसरी अवस्था यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? तीसरी अवस्था हो जाएगी हमारी प्रशंसा की अवस्था, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन की अवस्था। ठीक है, फिर चौथी अवस्था या चौथी स्टेज यहाँ पर क्या हो जाती है, बच्चा जो होता है सामाजिक व्यवस्था का सम्मान करने लग जाता है। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था हो जाती है। यदि हम लोग बात करें पांचवी स्टेज की, पांचवी स्टेज यहाँ पर क्या हो जाएगी, बच्चा जो है सामाजिक समझौते वगैरह एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, व्यक्तिगत विचार यहाँ पर प्रस्तुत कर देता है, सामाजिक समझौते की अवस्था इसको बोल सकते हैं। और 6th जो स्टेज होती है वो होती है सार्वभौमिकता। बच्चे के अंदर मानवीयता के सारे गुण आ सकते हैं, तो ये हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं सार्वभौमिकता की अवस्था। तो ये जितनी भी चारों 6 हमने यहाँ पर स्टेज पढ़ी है, 3 लेवल पढ़े, ये किसके द्वारा दिए गए? कोहेलबर्ग के द्वारा यहाँ पर दिए गए। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंदर कौन आ जाएगा? तो सामाजिक सहानुभूति होना और विवेक होना, ये हमारे परंपरागत चरण के अंदर आ जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था का सम्मान करता है, लॉ ऑर्डर को मानता है, कानून आदेश का पालन करता है। ट्रैफिक के नियम है तो उसको पालन करने की कोशिश करेगा। जो भी नियम बनाए गए हैं उन सभी को, क्योंकि बड़ों के द्वारा निर्देशित किया गया है कि इन नियमों का पालन करना है, तो बच्चा यहाँ पर उनका पालन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है यानी कि स्टेपिस कान के कहाँ पर पाई जाती है? अंदर पाई जाती है, बीच में पाई जाती है, इनमें से कोई नहीं, या फिर बाहर की साइड ये पाई जाती है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो कान की हड्डी होती है बिल्कुल कान में बीचों बीच में पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में ही होती है, बिल्कुल इतनी सी, आप देख सकते हैं इतनी सी बड़ी होती है ये। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता किससे जुड़ी हुई रहती है? मध्यम बुद्धि से, कोई बुद्धि नहीं, उच्च बुद्धि से, या फिर मंद बुद्धि से? तो अभी हमने पहला क्वेश्चन जब स्टार्ट किया था तब हमने देखा था तीव्रता किससे जुड़ी रहती है, तो हायर इंटेलिजेंस आंसर करा था। और सेम क्वेश्चन पूछा गया कि मंदता किससे जुड़ी रहती है, तो मंदता हमारी यहाँ पर जुड़ी रहेगी मंद बुद्धि से। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्र शिक्षा में बच्चे को जो सीखना चाहिए वह किस प्रकार से आंकना चाहिए? हमें किस प्रकार से उसे देखना चाहिए? सबसे पहला है गतिविधियों के माध्यम से, दूसरा है उनके परीक्षण परिणामों को अंकों से, तीसरा है बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के अनुसार, या फिर बच्चे के पिछले अनुभव के अनुसार हम लोग कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर गतिविधियाँ हैं, उनके परीक्षा के परिणाम, ये तो ठीक नहीं है, तो इसको बिल्कुल ही हटा देते हैं हम लोग। तीसरा है, आप उसकी बच्चे की योग्यता भी देख रहे हो, उसका इंटरेस्ट, रुचि भी देख रहे हो, उसकी क्षमता, कैपेसिटी भी देख रहे हो, और पुराना उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या रहा है वो भी देख रहे हो। और ये ऑप्शन बोल रहा है बच्चे के सिर्फ आप पिछले अनुभव देख रहे हो, तो या तो सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है, लेकिन सबसे सही आंसर यहाँ पर क्या है? सी। क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट भी देख रहे हो, योग्यता भी देख रहे हो, सारी चीज़ें आप यदि मेजर करके बच्चों को आंकने की कोशिश कर रहे हो, तो ये ज़्यादा सही तरीका यहाँ पर हो सकता है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एक विशेषता यहाँ पर हो सकती है? निर्देश केवल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होते हैं, उन विषयों पर नम्यता यानी कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना जो कि छात्र सीख रहे हैं। अगला है जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना, या फिर परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर जोर देना। तो निर्देश केवल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर हो, ऐसा कभी भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन हमें नहीं बोलता है। ठीक है, उन विषयों पर नम्यता दिखाना मतलब बहुत ही ज़्यादा इलास्टेबल हो जाना जो बच्चा सीखना चाहता है, या फिर जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल मतलब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाए, आगे बढ़ पाए, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना। तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और अगला हमें बता रहा है परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर जोर देना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, बी और सी में से हमें एक सिलेक्ट करना था। देखो यहाँ पर हम लोगों ने लगाई ऑप्शन कटिंग मेथड, जो बिल्कुल ही गलत लग रहे हैं उनको सबसे पहले कट कर दो। ठीक है, ए और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बी और सी को हम लोग रोक कर रख रहे हैं। जीवन पर्यंत अधिगम कैसे करना और सामाजिक कौशल, बच्चों की सोशल स्किल के ऊपर ज़्यादा जोर देना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग बच्चे कर पाए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग उनको काम आ पाए। जैसे कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का टारगेट क्या रहता है? ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है लंबे समय तक उस शिक्षा का उपयोग कर पाए, कहीं न कहीं अपने पैरों पर खड़े हो पाए, वो वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो सी ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रदर्शन बुद्धि को निम्न के द्वारा मापा जाता है? मौखिक क्षमता के द्वारा, समझ के द्वारा, संख्यात्मक क्षमता के द्वारा, या फिर चित्र व्यवस्था के द्वारा आप प्रदर्शन बुद्धि को माप सकते हो। तो बच्चा परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस को देखना चाह रहे हैं कि बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, तो आप उसको चित्र व्यवस्था के माध्यम से मापोगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मतलब चित्र व्यवस्था ज़्यादा सूटेबल होगी इस प्रकार के परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, एक चीज को समग्रता के अध्ययन के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जाता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? मतलब आपसे किसकी बात हो रही है? समग्रता यानी कि कंप्लीटनेस की बात हो रही है। और हमें पता है कि कंप्लीटनेस के बारे में किसने बताया हुआ है? कंप्लीटनेस के बारे में हमें कोहेलबर्ग की थ्यो सॉरी कोहेलबर्ग नहीं, यहाँ पर जो पावलाव है उनकी थ्योरी बताती है। ठीक है, तो अब आप देखो, एक चीज को समग्रता के अध्ययन के रूप में सीखा जाता है, यह इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग होगा? नहीं। अंतर्दृष्टि प्रतिष्ठित प्रानुकूलन होगा? नहीं। प्रयत्न त्रुटि विधि होगा? नहीं। ये कौन सा हो जाएगा हमारा? चीर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, क्लासिकल कंडीशनिंग यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शब्द सामंजस्य किससे संबंधित होगा? सामंजस्य यानी कि कंसिस्टेंसी होना, व्यक्तित्व से हो सकती है, मनोवृत्ति से हो सकती है, बुद्धि से हो सकती है या फिर प्रेरणा से ये संबंधित होगी। तो सामंजस्य बिठाने की बात हो रही है, तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को यहाँ पर शो करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी कि उसकी पर्सनालिटी को बताने की कोशिश करता है सामंजस्य। हम लोग नहीं बोलते हैं कि दो चीज़ों के बीच में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, परिस्थितियाँ ऐसी बन गई है कि अब हमें अपने काम और अपनी जो ड्यूटी है उसके बीच में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को यहाँ पर शो करता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रह क्या कहलाता है? जेंडर रूढ़िबद्धता कहलाता है, स्टीरियोटाइपिंग कहलाता है, लैंगिक भेदभाव जेंडर बायस उसे कहा जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग उसे लैंगिक पहचान जेंडर आइडेंटिटी बोल सकते हैं, या फिर उसे लैंगिक मुद्दा या फिर जेंडर जो इशू आप लोग उसे यहाँ पर बोल पाओगे। एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई पूर्वाग्रह या फिर पक्षपात किया जा रहा है, ठीक है, तो उससे आप क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं जेंडर बायस, क्योंकि भेदभाव वाली बात यहाँ पर हो रही है। उसके खिलाफ आप पूर्वाग्रह शो कर रहे हो, पक्षपात आप शो कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो? बायस कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इज, मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण क्या होता है? पहचान बनाम भ्रम यानी भ्रांति, दूसरा है विश्वास बनाम अविश्वास, ये तो पहला होता है, तीसरा है उदारता बनाम ठहराव, या फिर ये होता है अखंडता बनाम निराशा। तो सबसे अंतिम चरण मतलब कि मानव जीवन जहाँ पर हम लोग मानकर चलते हैं कि सफल है उस स्टेज पर पहुँचने के बाद, तो वो कौन सा हो सकता है? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। याद करो एरिक्सन की थ्योरी को, एरिक एरिक्सन की थ्योरी में ये सबसे 8वां चरण जो होता है वो यही होता है। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत यहाँ से होती है, विश्वास बनाम अविश्वास से। ठीक है, उदारता, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन इसके पहले की अवस्था है। ठीक है, और हम लोग यदि बात करें कौन सी अवस्था बची हुई है, पहचान, किशोरावस्था में बच्चा जो है या फिर व्यक्ति जो है अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। एक बार पूरा एरिक एरिक्सन को हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। इंग्लिश वाले यहाँ पर देखेंगे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और ये हिंदी वाले विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरा है स्वायत्ता बनाम शर्म, तीसरा है पहल बनाम अपराध बोध। ठीक है, मतलब एक इनिशिएटिव लेने की बच्चा यहाँ पर कोशिश करेगा। यहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्सेस इन्फर्सिटी, परिश्रम उद्यम बनाम हीन भावना। यहाँ पर किशोरावस्था 13 से 21 में आकर जो हमें ऑप्शन में दिया गया था, पहचान बनाने की कोशिश बच्चे के द्वारा की गई है। फिर आत्मीयता बनाम अलगाव, यहाँ पर रिश्ते नाते के बारे में व्यक्ति सोचेगा। ठीक है, फिर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, मतलब अपने फैमिली को आगे बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश रहेगी कि उनके लिए क्या किया गया है उस व्यक्ति के द्वारा। तो जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन आप इसको बोल सकते हो। और लास्ट स्टेज हमारी यहाँ पर आ जाती है ईगो सेंट्रिज्म, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर यानी कि संपूर्णता बनाम निराशा। तो यही हमारा कौन सा चरण होता है? यही हमारा होता है अंतिम, लास्ट स्टेज हमारे जीवन की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा हो चुका है, मिस इंडिया। ठीक है, गायब हो चुका है वो यहाँ पर। अब हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन में कुछ यूं पूछा गया था, एक निर्धारित एक निर्धारित समय एक निर्धारित समय अवधि के लिए समान बच्चों पर अध्ययन करना। एक निर्धारित समय अवधि है और समान बच्चों पर अध्ययन करने की बात की गई है, तो उसे आप क्या बोलोगे? ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरीके से है, अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडल, दूसरा है क्रॉस सेक्शनल यानी कि प्रतिनिध्यात्मक, तीसरा लैटिट्यूड है, और ऑप्शन डी आपके पास प्रायोगिक था। हमसे सिर्फ इतना सा पूछा गया था, मतलब पॉइंट आप इस चीज को कर सकते हो कि समान बच्चों के ऊपर अध्ययन किया गया है, मतलब एक ही बच्चे के ऊपर अध्ययन करना। समय अवधि सीमित है, समान समय अवधि, निर्धारित समय अवधि कि इस समय में आपको इन बच्चों के ऊपर अध्ययन करना है। समान बच्चों के ऊपर अध्ययन करने की बात हो रही है, मतलब वही अध्ययन करने की जो विधियाँ होती है, जिसमें हमने जो 5 मिनट सेशन होता है उसके अंदर पढ़ा था कि अनुदैर्ध्य क्या होता है और क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, तो वही चीज़ आपसे पूछी गई है। तो समान बच्चों के ऊपर मतलब एक ही बच्चे के ऊपर अध्ययन करते रहना है जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या कहलाती है? ये चीज़ें हमारी अनुदैर्ध्य कहलाती है। अनुदैर्ध्य को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडल बोला जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर अनुदैर्ध्य हो जाएगा। कल हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार और डिस्कस करेंगे। आप इमेज के थ्रू यहाँ पर देख सकते हैं। ये इमेज जो है हमेशा हमें जो कंफ्यूज करता है क्रॉस सेक्शनल और अनुदैर्ध्य, वो चीज़ें क्लियर करेगी। देखो, ये एक छोटी बच्ची है, ठीक है,
ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जब ये बड़ी हो गई इस तरीके की और ये जब इतनी ओल्ड हो गई, अगर इसके ऊपर स्टडी चल रही है तो उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडल बोलेंगे। सेम पीपल स्टडीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जब ये इतनी छोटी थी और जब ये इतनी ओल्ड हो गई तब तक उसके ऊपर स्टडी चली है तो उसे हम लोग अनुदैर्ध्य बोल सकते हैं। लेकिन अब आपसे बात की जाए क्रॉस सेक्शनल की, तो क्रॉस सेक्शनल में इस बच्चे के ऊपर स्टडी की जा रही है, मतलब ये जो बाल्यावस्था वाली बच्ची इसके ऊपर स्टडी की गई। ये किशोरावस्था मान लो, अगर ये किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था वाले व्यक्ति के ऊपर भी स्टडी की गई। और ये जो ओल्ड एज हो चुका है इस व्यक्ति के ऊपर भी सेम टाइम पर स्टडी की गई, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल डिजाइनिंग स्टडी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर अनुदैर्ध्य का मतलब क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडल हमारा अनुदैर्ध्य है, और क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन का मतलब यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, पीपल ऑफ वेरिंग एज स्टडीड साइमल्टेनियसली, मतलब साइमल्टेनियसली मतलब कभी इनके ऊपर स्टडी हो रही है, फिर इनके ऊपर भी स्टडी हो गई, फिर इनके ऊपर भी स्टडी हो गई, तो ये हमारा बताएगा क्रॉस सेक्शनल को। और एक ही व्यक्ति के ऊपर यदि स्टडी कंटिन्यू चलती जा रही हो तो उसे हमें लॉन्गिट्यूडल बोल सकते हैं, अनुदैर्ध्य हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ओके, चलिए सेशन में 30 क्वेश्चन यानी कि 15 आज के सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।